एक्टर के साथ हैं जिनको अच्छा लगता है नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करना, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने को मिलता है और भी बहुत कुछ मिलता है। तो ये मैं नहीं बताऊंगी, ये खुद शान बताएंगे। हाय शान। हाय, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आज आप हमने टाइम दिया और यहाँ पर आए, सो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। क्या चल रहा है लाइफ में? मेरा सौभाग्य है कि हम लोग आज बैठ के बात कर रहे हैं, आपसे मिलने का मौका मिला। लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, चल रहा था और चल रहा है, और आशा करता हूँ कि ऐसी ही मेरी गाड़ी चलती रहे हर वक्त हमेशा। और जी हाँ, नेगेटिव कैरेक्टर में आपको खेलने को बहुत मिलता है। यू कैन प्ले विथ योर क्राफ्ट। आप अपनी स्टाइल से खेल सकते हैं, आप अपनी आवाज़ से खेल सकते हैं, आप अपनी हरकतों से खेल सकते हैं। क्योंकि एक्चुअली नेगेटिव कैरेक्टर में क्या होता है ना, यू आर अ बैड गाय फॉर सोसाइटी, और बैड गाय कैन डू एनी रैंडम थिंग्स व्हेन लाइक अगर मैं चाहूँ तो मैं ऐसे बैठ सकता हूँ किसी भी घर में जाके, तो उनको पता है ये लड़का ही बुरा है, इसकी आदतें बुरी हैं, तो बुरी हरकतें करेगा ही। तो इफ़ आई एम नॉट बीइंग संस्कारी, बिकॉज एक जो हीरो होता है उसको हमेशा हम दिखाते हैं बॉय नेक्स्ट डोर, जो हर माँ का सपना होता है कि उन्हें ऐसा दामाद मिले, उनकी लड़की को ऐसा लड़का मिले। तो बॉय जो हीरो होता है उसको तो हमेशा अपने संस्कारों में रह के, अपने कायदे कानून में रह के ही काम करना पड़ता है। मगर जो विलन होता है, जो नेगेटिव होता है, जो ग्रे शेड प्ले कर रहा हो, तो उसका अपना एक स्टाइल होता है, और उस स्टाइल के थ्रू वो कुछ भी कर सकता है। मतलब वो बैठ रहा है किसी भी तरह, उसकी कुछ हरकतें ऐसी हो सकती हैं जो आपको पसंद ना आए, मगर ही इज एंजॉइंग दैट। तो उस कैरेक्टर में आपको खेलने को बहुत मिलता है। यू कैन डू मॉड्यूलेशन विथ योर वॉइस, कि लाइक बात करते करते आप कैसे हैं, कहते अरे आप तो बहुत ही अच्छे हैं, मुझे तो बड़ा मजा आया। ये तो मैं आपसे मजाक करना चाह रहा। तो आप उसमें कुछ भी मॉड्यूलेशन कर सकते हो, आपका ग्राफ ऊपर नीचे हमेशा जा सकता है। तो मजा आता है नेगेटिव कैरेक्टर करने में। और आप भी इंडस्ट्री के चाहे बड़ी से बड़ी फिल्में उठा के देख लें, चाहे आप चाइना गेट से विलन को देख लीजिए, मुकेश तिवारी जी को, बगीरा, मेरे मन को भाया मैं कुत्ता काट के खाया। तो ये सब जो आइकॉनिक कैरेक्टर्स हैं, अमजद खान का है शोले में गब्बर, और फिर आप मुगैम्बो देख लीजिए अमरीश पुरी। तो ऐसे जितने भी कैरेक्टर्स हैं, मतलब इट्स लाइक आइकॉनिक। और आप उन कैरेक्टर्स को देखते हैं तो आपको लगता है कि नहीं यार, ये ऐसा करना है मुझे। भले वो बुरा इंसान है, बट आप उसको एक्ट करने की कोशिश ज़रूर करते हैं लाइफ में। ठीक है, धीरे धीरे सोसाइटी, और हर कोई परफेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ हमें अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं जी। बस इंसानियत के साथ जीता जाए बस। तो शान, हम बात कैरेक्टर की कर रहे हैं जिसमें आप नेगेटिव प्ले करते हो, काफ़ी प्यार मिल रहा है, बट रियल लाइफ में आप नहीं दिखते, आप बिल्कुल चॉकलेट बॉय दिखते हैं यार। ये तो बहुत ही अच्छी बात है मेरे लिए, प्लस पॉइंट रहता है कि मैं दिखने में चॉकलेटी बॉय हूँ, और बॉय नेक्स्ट डोर की इमेज है हमेशा से, और हीरो करता है इतने टाइम तक। तो अगर मैं इस लुक में, इस इमेज में मैं अचानक से कोई विलन वाली हरकत कर दूँ या ग्रे शेड प्ले कर दूँ, तो ये लोगों के लिए ना बहुत ही शॉकिंग रहता है, बहुत ही सरप्राइजिंग रहता है। और जो कि लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि यार ये बंदा तो हम इसको अडॉर कर रहे थे, इसको हम आइडल मान रहे थे, ऐसा बनना था, और अचानक से इस बंदे ने ऐसी हरकत कर दी, ऐसा काम कर दिया। तो वो काफ़ी अच्छा लगता है देख के, अचानक से ट्विस्ट एंड टर्न आता है कैरेक्टर में, तो उसका मज़ा अलग है, बहुत अलग मज़ा आता है इसका। लेकिन जो कमेंट्स आते हैं आपके कैरेक्टर को लेकर, उसका क्या होता है? वो कमेंट्स तो लोग इसलिए आते हैं क्योंकि कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा हमदर्दी रखते हैं अपनी हीरोइन से, अपने हीरो से। मगर मेरे काम को हमेशा सराहा गया है, मैंने नेगेटिव प्ले किया है, उसमें भी बहुत सराहा गया है, उसके लिए मेरे को अवार्ड भी मिला है। और काफ़ी अच्छा लोगों का प्यार मेरे काम को लेकर के मेरे को बहुत प्यार मिला है लोगों से। तो इसलिए मैं इन चीज़ों से खुश हूँ। मतलब इतना भी बुरा नेगेटिव कमेंट नहीं मिला मेरे को कि तुम इतने ज़्यादा ही बुरे हो। बट हाँ, लोगों को जो मेरे को पर्सनली जानते हैं उनको पता है, जितने लोगों से मैं मिला हूँ, चाहे वो फैंस हो जो हो, तो उनको पता है कि मैं इन रियल में कैसा हूँ और रील पे मैं कैसा हूँ। तो इसलिए इतना इफेक्टिव नहीं है मेरे लिए। तो अभी हम लुक की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा लुक के बारे में और ढेर सारी बातें करेंगे, और फिर हम आएंगे इनकी जर्नी के बारे में, बहुत कुछ बातें करेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट, आई हैव सीन योर इंस्टा। जो आप अभी दिख रहे हो वो पहले नहीं दिखते थे, हाउ वाज दैट? हाँ, मैं पहले थोड़ा मेरा अंग्रेज लुक आता था, मैं काफ़ी फेयर था और थोड़ा ब्लॉन्ड सा लुक था मेरा। तो वो एक्चुअली टीवी आपको उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करता है, बिकॉज आपको हमेशा आवाम से जो इंसान जुड़ नहीं पा रहा है अपने लुक्स को लेके, अपनी भाषा को लेकर के, तो आप जल्दी से उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो सोसाइटी में, तो हमेशा ऑड वन आउट कर देते हो। तो इसलिए मैंने अपने ऊपर बहुत काम किया। जब मैं बॉम्बे शहर में आया, ढेर सारे सपने लेके आया था, तो मेरे को उस चीज़ों से थोड़ी तकलीफ हुई थी स्टार्टिंग में। मैं टीवी क्रैक नहीं कर पा रहा था बिकॉज ऑफ माई लुक्स एंड ऑल।
भाषा बहुत अच्छी थी, हिंदी काफ़ी अच्छी बोल लेता हूँ मैं, हिंदी उर्दू के नुक्ते अच्छे हैं, इंग्लिश अच्छी बोल लेता हूँ। मगर वही होता है ना, फिर आप लुक से जब कनेक्ट ना कर पाओ लोगों को, आप लोगों को लगता है कि आप अंग्रेज़ हो, तो अब अंग्रेज़ी को आप कब तक उतनी अहमियत दोगे जब आप टीवी पे आवाम के सामने, जब 140 करोड़ की जनता के सामने आप रोज़ टीवी पे दिख रहे हो, तो आपको उनसे जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अपने ऊपर काम किया, अपने रंग को थोड़ा ढाला। तो कहते हैं ना गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा, 2 दिन तो नहीं लगे, काफ़ी टाइम लग गया इसमें और मेहनत करी, और नाउ आई लुक व्हाट आई एम राइट नाउ। तो मतलब लोग रंग संवारने के लिए बहुत सारे टेक्निक कॉस्मेटिक का सहारा लेते हैं, लेकिन आपने रंग को ढालने के लिए लिया। बहुत ही, और ये ज़रूरी, हमारा रंग जो होता है ना, ब्राउन रंग जो हमारे भारत का रंग है, और आम जो हमारी जनता का रंग है, वो बहुत ही खूबसूरत है। जब हम यहाँ से वेस्ट में जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं, यूरोप में या किसी भी बाहर की 7 समंदर पार किसी भी देश में हम जाते हैं, वहाँ पे हमारे रंग को बहुत सराहा जाता है और बहुत पसंद करते हैं। आज आप देख लो, प्रियंका चोपड़ा दुनिया रूल कर रही है और हॉलीवुड में बैठ के रूल कर रही है। उनका रंग देखो आप, ब्रिटिश है, इंडियन कलर है, तो वो बहुत अच्छा कलर होता है, लोग बहुत पसंद करते हैं। सिर्फ हमारे देश में ऐसा लगता है कि गोरा होना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और गोरे होने से लोग आपको अहमियत देंगे या आपको सराहेंगे या आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है। हम भारतीयों का नैन नक्श बहुत सुंदर होता है और हमारा कलर जो है गेहुआ रंग बहुत ही अच्छा है, और आई थिंक एवरीवन शुड अप्रिशिएट दैट। तो क्या आपको कुछ ऐसा होता था कि बहुत सारे अंग्रेज वाले रोल मिलते थे, या फिर रिजेक्शन कभी हुआ? नहीं, स्टार्टिंग के डेज में जब मैं थिएटर करता था या मैं स्कूल या कॉलेज डेज में ना, मैं प्रिंस बहुत बनता था। अच्छा। मैं मून बना हूँ 2-3 बार, मैं प्रिंस बहुत बना हूँ, प्रिंस चार्मिंग का टैग मेरे को मिला है। तो मैं वैसे रोल्स मिलते थे मेरे को मोस्टली। हाँ, और जो छोटे बच्चों के प्लेज होते हैं स्कूल और कॉलेज डेज में, या मतलब कॉलेज में तो फिर भी नहीं, बट हाँ स्कूल डेज में और छोटे जूनियर सेक्शन में मेरे को ना वो हीरो के रोल्स बहुत मिलते थे, जिसमें ना मैं प्रिंस चार्मिंग बनता था, फिर मेरी हीरोइन बनती थी, प्रिंसेस बनती थी, ऐसे रोल्स मेरे को बहुत मिले। हाँ, वो थोड़ा हो जाता है, यू गेट कैटेगराइज्ड कि भाई ये अंग्रेज जैसा ही दिखता है, इसको इसी तरीके के टैग्स मिलने चाहिए, इसी तरह के लुक्स मिलने चाहिए, रोल्स मिलने चाहिए, वो हो जाता है थोड़ा सा। अच्छा, चलिए अब आपकी जर्नी के बारे में बात करते हैं। अभी आपका शो है माटी से बंधी डोर, करेक्ट? तो अभी तो हम देख रहे हैं जो हो रहा है, इसके बारे में तो हम आएंगे ही, बट लेट्स स्टार्ट, हाउ स्टार्टेड? दिस इज़ अ अमेजिंग स्टोरी। आई लैंडेड मुंबई ऑन 20th of March। 21 तारीख का दिन था जब मैं फ्लैट ढूंढने लगा था अपने लिए। 22 को जनता कर्फ्यू हुआ, 23-24 को मैंने मिलके बड़ी जोर से फ्लैट ढूंढा, और 25 से लॉकडाउन। और उस 23वें वाले से मैं दूर में नीचे झुग्गी झोपड़ी और दूर में समंदर देखता रहता था 8 महीने तक, उस बीच लॉकडाउन। एंड दैट वाज अ वेरी ये बहुत ही मतलब जिगजैग स्टोरी रही है, अप्स एंड डाउन वाली स्टोरी रही है, बिकॉज सुशांत की डेथ हो गई, इरफान सर चले गए, ऋषि सर चले गए, तो ये दैट वाज वेरी डिप्रेसिंग मोमेंट फॉर मी। और उसी बीच मैंने लॉकडाउन में खाना बनाना सीखा, अपने ऊपर बहुत काम किया मैंने। मैं लिखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, और फिल्में देखना मुझे काफ़ी पसंद है, और बहुत सारे मतलब कलेक्शंस हैं जो मैं रिवाइज़ करता रहता हूँ, आए दिन किताबें पढ़ लेता हूँ। मैं करंट अफेयर्स से जुड़ा रहता हूँ, और किताबें मतलब आई एक्चुअली लव कल्ट एंड डार्क फिल्म्स। ओके। और मेरे जो पसंदीदा एक्टर्स हैं वो भी उसी कैटेगरीज में हैं। तो मैं हमेशा से मतलब जो मैं चाहता था कि मैं बॉम्बे आने के बाद जिस तरीके का मैं काम करना चाहूँ वो काम मिला, बट somehow I'm still looking for some something, you can say for me it's a big, but I want that impactful character to play, जिसकी वजह से मैं हमेशा याद करा जाऊँ। और वो चाहे मतलब जैसे कहते हैं ना, कालीन भैया जाने गए अपने कैरेक्टर से, अब फिर वसूली भाई अपने कैरेक्टर से जाने गए, बाबूराव अपने कैरेक्टर से जाने गए, तो इस तरह का कोई एक आइकॉनिक कैरेक्टर में हमेशा से मेरे को बहुत ही दिली तमन्ना है, मैं ऐसा प्ले करना चाहता हूँ। बट सो फार जितना भी मैंने काम किया है, हर कैरेक्टर को मैंने अपना पूरा 100-200% दिया है हमेशा से। और मैं जो भी कैरेक्टर वो करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार यही कैरेक्टर मेरे लिए अभी लगता है कि लाइफ लॉन्ग यही चलता जाएगा, तो मैं उसको उसी तरीके से निभाता हूँ। आई डू माई होमवर्क एंड आई एम वेरी सिंसियर व्हेन आई एम वर्किंग। मस्तीबाजी वो मेरा ह्यूमर एक नेचर है, जॉली नेचर है, वो तो हमेशा रहता है, एक जो बच्चा मेरे अंदर है उसको मैं कभी मरने नहीं देता। बट व्हेन आई एम वर्किंग आई एम वेरी फोकस्ड। मस्तीबाजी चलती रहती है अपने साइड पे साइड, मगर जब मैं काम कर रहा हूँ तो मैं बहुत सिंसियरली काम कर रहा हूँ। आई वर्क विथ सो मच ऑफ ऑनेस्टी, और उसमें कोई झोल नहीं।
तो वो जो जर्नी थी मेरी लॉकडाउन से शुरू हुई, लॉकडाउन में पहला काम मिला एंड आई डिड सो मेनी एपिसोडिक्स ऑल्सो. I did few serials like Choti Sadharni, then I did Love Panthi, then I did Nikki and Bubble में एक छोटा सा कैमियो था मेरा. स्टार्टिंग मेरे से हुई थी पर वो शो ज़्यादा दिन चला नहीं तो बंद हो गया. जी. Then I did सिंदूर की कीमत, then I did Imli. Now I'm doing Marti Se Bandi 2, which is on Star Plus and Hotstar. Prime time 7:30 Monday to Sunday. बस अब यही उम्मीद है. ये शो it's a big show and huge star cast, all the characters and the actors are fantastic. And they are doing great job. और टीवी पे इस वक्त अभी सबसे ज़्यादा धमाल मचा रहा है स्टार प्लस. बिल्कुल, नो डाउट, उसमें कोई शक नहीं है. लेकिन जब आप 21 तारीख को आए और 22 से लॉकडाउन लगा, वो फीलिंग क्या थी? मतलब दैट वाज अनएक्सपेक्टेड और मुझे ये बिल्कुल नहीं लगा था कि ये इतना लंबा जाएगा. और आपने सर्वाइव कैसे किया? और मैं थोड़ी सेविंग करके आया था क्योंकि मुझे पता था मैं घर पे ये चीज़ मैंने प्रॉमिस की थी अपने मम्मी पापा से, अपनी दादी से, कि अपने भाई से कि मैं जाऊंगा तो मैं लंबी रेस का घोड़ा बन के जाऊंगा. मैं थोड़ा डर के कि यार काम नहीं मिल रहा है या मैं डिप्रेस होके मैं वापस भाग के नहीं आऊँगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे आर्टिस्टों को देखा है जो यहाँ से ना रुसवा होके चले गए, जिनको काम नहीं मिला या वो शहर के भागा दौड़ में कहीं दब से गए और काम छोड़ के चले गए. उम्मीद में रहते थे कि काम मिलेगा. बहुत दौड़ भाग की उन्होंने, अपनी बहुत किस्मतें आजमाई, बट उनको काम नहीं मिला. तो मुझे ना ये सब चीज़ें देख के ना मैं एक बार को थोड़ा सा डर गया था, हिचकिचा रहा था आने में, इसीलिए मैं थोड़ा लेट आया हूँ बॉम्बे. अच्छा. मुझे काफ़ी पहले आ जाना चाहिए था, बट ये भी नहीं पता था कि आते ही लॉकडाउन हो जाएगा. तो मैं थोड़ी सी सेविंग्स करके आया था क्योंकि सबने बताया था मुंबई बहुत महंगा शहर है. अगर आप जाओ तो आपकी जेब भरी होनी चाहिए, वरना वहाँ कोई अपना नहीं होता. तो मेरे को ये लगा था, ये सब चीज़ें जब मैंने सुनी थी तो मैं थोड़ी सेविंग्स करके आया था. तो लॉकडाउन तो मेरा कट गया और लॉकडाउन जब थोड़ा सा लिबरल हो गया, थोड़ा सा इजी हो गया, तो मेरे को काम मिल गया. मैंने बहुत सारी जगह प्रोफाइल्स भेजी थी अपनी, तो वहाँ सिलेक्शन हो गया, बुला लिया गया. और उसके बाद से जो दुकान चली वो आज तक चल रही है. ऊपर वाली की देन है, बड़ों का ब्लेसिंग्स है, सबका प्यार है और अपनी मेहनत है थोड़ी. तो ये सबके साथ दुकान चल रही है और मस्त चल रही है. सुशांत, आपने बताया कि आपकी छोटी सी जर्नी कैसे रही लॉकडाउन से अभी, और काफ़ी आई थिंक बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपने कर लिए छोटे बड़े मिलाकर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो. करेक्ट. ये मेरी पिछली तैयारी भी थी क्योंकि मैंने इंडस्ट्री में आने से पहले थिएटर किया 5-6 साल. और yes, I wanted to know that. Yes. तो थिएटर किया 5-6 साल मैंने. आलोकुल फज्जी के साथ थिएटर किया विकल थिएटर में. फिर मैंने 1 ईयर का स्पैम था जिसमें मैंने क्लाउन विद बॉर्डर्स यूनाइटेड किंगडम थिएटर किया है, इंटरनेशनल थिएटर, जिसमें क्लाउनिंग करते थे रेड नोज वाले. तो आई वॉज द ओनली इंडियन इन द टीम. रेस्ट 17 पीपल वर फ्रॉम अदर कंट्रीज लाइक इंग्लैंड, फ्रांस, इटली एंड ऑल. तो उनके साथ किया है. प्लस साथ ही साथ ना मैं फिल्मों का प्रोडक्शन करता था. अच्छा. तो मैंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर, ऑलवेज कभी कभी, दम लगा के हैशा, एक हॉलीवुड फिल्म की है लैंड ऑफ गॉड्स, इश्कीरिया, ऐसे करते करते मैंने 9-10 फिल्मों का प्रोडक्शन किया है. तो ये सब सिर्फ मैं सीखने के लिए कर रहा था. मैंने तिग्मांशु सर के साथ 2 फिल्में की, बुलेट राजा और यारा. तो इन बड़े दिग्गजों के साथ जब मैंने काम किया, जैसे करण जौहर सर हो गए, तिग्मांशु सर हो गए और इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हो गए, सैफ अली खान, तो इनको मैं सिर्फ सीखने के लिए ये सब चीज़ कि ये लोग कैसे काम करते हैं, बिहाइंड द सीन कैसे काम होता है, ऑन स्क्रीन कैसे काम होता है, पर्दे पे कैसा दिखता है ये सारा काम. और तो मैं ये सब सीखने के लिए मेरी बहुत चाहत थी कि मैं अगर इस इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ तो मेरे को ये सब चीज़ें आनी चाहिए. इसीलिए मैंने बोला कि मैं लंबी रेस का घोड़ा हूँ, जो मैं आऊँगा तो मैं वापस नहीं जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए. नींव मजबूत ये करके रखा है एक कसम खा के आया था. थिएटर भी किया इसके लिए, प्रोडक्शंस भी किया है मैंने, AD भी बना हूँ मैंने जब मैं थिएटर करता था तो मैंने साउंड सेटअप, मैंने लाइटिंग, मैंने स्टेज बनाना, और ये सारे मेरे गुरुजी ने मेरे को सारे काम सिखाए थे. और हम बहुत मतलब प्यार मोहब्बत से के साथ साथ मैं ठुकाई के साथ भी सीखता था. तो उन्होंने कहा था ठोक ठोक को तेरे को इतना मजबूत कर दूंगा ना कि तू इससे बड़ी ठोकर भी खाएगा तो तेरे को तू हिलेगा नहीं, तेरी नींव मजबूत होगी. तो वो मेरी तैयारी बहुत ठोस हुई है. ये तो बहुत दिग्गजों का नाम लिया आपने. तो आलोक जी ने ना मेरी तैयारी ऐसी ठोस कराई है कि मैं बड़े बड़े तूफान आए, बवंडर्स आए, और मैं सब झेल गया और आज काम कर रहा हूँ. तो ये मेरे लिए इस बात के लिए मैं हमेशा अपने आप पे प्राउड फील करता हूँ कि इससे भी बड़ा कुछ आएगा तो मैं हिलूंगा नहीं, डगमग नहीं होगा, क्योंकि तैयारी ऐसी हुई है. ग्राउंड वर्क बहुत अच्छा हुआ है मेरा. आपने कालीन भैया का नाम लिया, इस तरह से कुछ अपने ऐसे नाम लिए ना, तो जो एक्टर्स आते हैं बोलते हैं मुझे सलमान खान जैसे बनना है, मुझे शाहरुख खान बनना है, मुझे अमिताभ बच्चन ऐसे, आमिर खान, बड़े बड़े ऐसे खान्स के नाम लेते हैं. लेकिन जो आपने नाम लिए वो बहुत अलग थे. ऐसा क्यों, कुछ खास? देखिए मैं ना
मैं देख के भले ही आपको लगता होगा जेन जी वाला बॉय, यू नो 2024 वाला बॉय, बट मैं आई एम वेरी ओल्ड स्कूल, टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट। आई एम अ बॉय फ्रॉम 90s एंड आई लव बीइंग 90s बॉय। तो मतलब वो जो ज़मीन से जुड़े लोग हैं, जो आज भी उस सादगी में जी रहे हैं, इतना बड़ा स्टारडम पाने के बाद भी, तो वो चीज़ें ना मेरे को बहुत टच करती हैं, क्योंकि मैं भी वहीं से आया हूँ, इस छोटे से शहर से आया हूँ। इतने बड़े शहर में आज मैं, जो भी लोग मेरे को जानते हैं, इस शहर ने बहुत कुछ दिया है मुझे, लोगों ने बहुत कुछ दिया है, इतना प्यार है, इतनी मोहब्बत है, काम दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो अन्नदाता है ये शहर मेरा। तो मैं वो, बट मैं अपने रूट्स नहीं भूलता। और जब मैं इन लोगों के साथ उठता बैठता हूँ, मेरे को बहुत मेरी ब्लेसिंग, मतलब मेरे लिए तो ये ब्लेसिंग्स हैं कि मैं इन लोगों के साथ मिलने का मेरे को मौका मिलता है, बात करने का मौका मिलता है, उठने बैठने का मौका मिलता है, साथ में खाना खाने का मौका मिल जाता है। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है कि उनसे, और इन लोगों के साथ आप 5 मिनट भी बैठो तो ये ज्ञान का सागर है ये लोग। मतलब आप इनके साथ 5 मिनट भी बैठ जाओगे, 2 मिनट भी बैठ जाओगे, आपको इतनी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी जो आपके बहुत काम आती है, ना ही सिर्फ एक्टिंग करियर में, बट इन योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो। You will just grow and grow. It's never like you will feel कि यार इन्होंने ऐसा कुछ कहा है जो मतलब ये नहीं हो सकता या नहीं होना चाहिए। उनके साथ जब आप एक भी लाइन सुनते हो, दूसरी लाइन सुनने का मन करता है, फिर मन करता है आप सुनते ही जाओ, कि वो बस बोलते जाएं और आप चुपचाप बैठ के सुनते जाओ, और उनमें से वो सारी चीज़ें आपको अपनाने का मन करेगा कि यार मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी आना चाहिए, मुझे वो भी आना चाहिए। मतलब तो वही है कि इन लोगों के साथ, और बाकी के स्टार्स को देखोगे ना, दे आर सो मटेरियलिस्टिक एंड वो मतलब आज की दुनिया के दौर में आप वो चीज़ें कमर्शलाइजेशन देख रहे हो, आप मोनेटाइजेशन देख रहे हो। अब हर चीज़ों को आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक वो दुनिया है जो कि ज़मीन से जुड़ी है, जो एक तरीके के किसान है जो खेती कर रहे हैं अपने कामों की, और उस काम को आप देख के इंस्पायर हो रहे हो, उससे बहुत सारे अच्छे एक्टर्स निकल रहे हैं। आप NSD के एक्टर्स हैं वो सारे, जिन्होंने मतलब हार्डकोर थिएटर किया है, हार्डकोर थिएटर, मतलब उन्होंने अपनी आधी ज़िंदगी तो रंगमंच को दे दी, और उससे वो निखर के आए हैं, और आज आप उनको देखते हो तो आपको लगता नहीं वो एक्टिंग कर रहे हो, सब कुछ नेचुरल लगता है। मतलब अगर आज कालीन भैया को अगर आप देख रहे हो तो कितने सटल वे में, कितने काम और कितने मतलब ठहराव के साथ वो कुछ भी बोल जाते हैं। ऐसा है, फालतू वाली बात मत करना हमसे, हम बता रहे हैं तुमको। ओके। तो मतलब उसमें कुछ नहीं है, वो उनका एक स्टाइल है, और उस इसी स्टाइल में अगर वो चीज़ बोल देते हैं तो आपको वही अच्छा लग जाता है। मुन्ना हमारा बेटा है, तो अब उनका वो स्टाइल है। अब बाकी, अब मैं किसी भी, अगर मैं इस जनरेशन का बंदा और मैं अरे वो हमारा बेटा है, इसका इम्पैक्ट और उसका इम्पैक्ट वो आंखों से बात करने में और आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से बात करने में बहुत फ़र्क होता है। बिल्कुल। तो मेरे को ना उन लोगों के साथ बैठ के इतना मज़ा आता है, तो मैं हमेशा, मतलब मेरे बड़े भैया लोग हैं और मैं उनकी बहुत आदर सत्कार करता हूँ, बहुत प्यार करते हैं वो लोग, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हमेशा से मेरी चॉइस वो रही है कि मैं इस तरीके के फिल्में करूँ, इस तरह का किरदार निभाऊँ, या फिर मतलब लुक मेरा इधर जाता है मगर काम वो मैं करना चाहता हूँ। तो हमेशा ना मेरी कश्ती ऐसे 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 होती रहती है इस सागर में। तो इतने अच्छी तरीके से जो आपने मुझे करके बताया, कभी कालीन भैया को आपने सुनाया है? बिल्कुल बिल्कुल, मौका मिला तो मैं उनके सामने भी किया, और मेरे मतलब बट वो बहुत ही आदरणीय है, तो मतलब एक बार को थोड़ा डर भी लगता है करने में, बट ही इज़ वेरी जॉली माइंडेड, ही इज़ जॉली नेचर्ड गाय, और उनका हमेशा यार ऐसे नहीं करता हूँ मैं कभी भी, तो उनका ये हमेशा रहता है। बट बहुत ही मज़ेदार हैं वो, इंसान भी बहुत मज़ेदार है, जितने मज़ेदार एक्टर हैं उतने मज़ेदार इंसान भी हैं। तो यही है, बस सीखने को मिलता रहे इन लोगों से। अचीवमेंट बताइए, बहुत सारे अवार्ड्स मिले होंगे। हाँ, कुछ खिताब जीते हैं मैंने। मैं स्टेट चैम्पियन रहा हूँ मिस्टर उत्तराखंड, फिर मैं मिस्टर IMA रहा हूँ 2013 में, इंडियन मिलिट्री अकेडमी अवार्डी, फिर मिस्टर चार्मिंग बना मैं, मिस्टर टैलेंटेड बना मैं, मिस्टर बॉलीवुड बना मैं, फिर मेरे को दादा साहब फाल्के मिला, लाइफस्टाइल आइकन अवार्ड मिला, यंग अचीवर नेशनल अवार्ड विनर ऑफ इंडिया फॉर 2018। ऐसे कुछ खिताब हैं मेरे पास जो एक के बाद ये सब, तो मतलब ये होता है ना कि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा खिताब दे के नवाजा जाता है, तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा मैंने काम किया है, ये सेटिस्फैक्ट्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें होती हैं लाइफ में जो आपको काम से मिल जाती हैं। तो बस यही है कि आगे भी यही चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसा इम्पैक्टफुल करूँ, इतना कुछ आइकॉनिक सा कुछ किरदार निभाऊँ लाइफ में, जिससे मुझे सब याद रखें।
दादी कैसे रिएक्ट करती हैं अब? दादी अब नहीं रही मेरी, ओह। मगर मेरी दादी मतलब मेरी दादी इतनी पंक्चुअल थी मेरे शो को लेकर के कि मेरी दादी को सारे एपिसोड्स याद थे कि मैं इस एपिसोड में मैंने ऐसा किया था। मेरी दादी का मैं लाडला था और आज भी दादी को मैं फील कर सकता हूँ, मतलब क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा उन्हीं से मोहब्बत की है मैंने लाइफ में। और तो दादी वॉज लाइक सो पंक्चुअल कि अगर मेरा 7 बजे शो शुरू होने वाला है तो 6:50 पे टीवी और वो चैनल रख के बैठ जाना। अच्छा। और सबको कि अभी कोई हल्ला नहीं करेगा। मेरा घर का नाम शानू है, तो शानू का भी सीरियल शुरू होने वाला है, तो अभी कोई बीच में चूचा करनी है और मैं कोई काम नहीं कर सकती इस वक्त। उसका पूरा प्रॉपर एपिसोड ख़त्म होने के बाद देखूंगी। और फिर जब मैं बात करता था उनसे, तूने ये किया, तूने वो किया, तो वो पूरा मेरे को बताती भी थी। तो वो बहुत ही अच्छी खुशी होती थी मेरे लिए। और उन्होंने पूरे मतलब हर जगह ढिंडोरा पीट रखा था रिश्तेदारी में, और हर जगह जहाँ जाती थी, अरे उसका उस वाले एपिसोड को देखना बड़ा अच्छा किया। अच्छा। हाँ, तो मेरी मतलब एक तरह की पीआर वही थी। अच्छा। पूरा उन्होंने पब्लिक रिलेशन बना रखा था अपना मेरे शो की वजह से। बढ़िया है। ये बताइए, हमने देखा है कि आप स्टैंड बहुत अच्छा लेते हैं। जब शिजान और तुनिशा की बात हुई थी तो आई थिंक आप पहले हैं जिन्होंने बात करी थी और उस बारे में। सो थोड़ा डर नहीं लगा उस टाइम पे, क्योंकि एक लीगल केस है और उस बारे में बात करना, अगर आपने एक बार बात करी तो 10 सवाल आप पे, पुलिस इंक्वायरी भी हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। बिल्कुल हुई थी। मेरे ऊपर बहुत डेथ थ्रेट्स आए थे मेरे को, और मेरी माँ बहनों के लिए बहुत कुछ बोला गया था मेरे डीएम्स में, मेरे फ़ोटो के कमेंट्स पे। मेरे को कुछ टाइम तक अपने कमेंट सेक्शन को ऑफ कर देना पड़ा और अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ गया था। और मैं पहला इसलिए था क्योंकि एक तो मैं उसका दोस्त था, हम साथ में वर्कआउट करते थे और हम एक ही चैनल के लिए हम शो कर रहे थे। 7 बजे मेरा शो आता था, 7:30 बजे उसका शो आता था। उसके शो का नाम पवित्रा था, मेरे शो का नाम लपंती था। तो हम जिम में बडीज़ बने, फिर एक ही चैनल के लिए शो कर रहे थे और हमेशा हम दोनों में ना टीआरपी की होड़ होती थी। अच्छा। तो पहले पवित्रा नंबर 1 पे था, जब से मेरा शो आया कुछ टाइम बाद ही मेरा शो आ गया, तो फिर हम नंबर 1 पे थे। तो हम आपस में भी टशन मार देते थे, अरे भाई नंबर 1 पे तो हम चल रहे हैं। हाँ। तो ये चीज़ हुई। और हमारी लाइफ में ना, मेरे और शिजान की लाइफ में बहुत सिमिलैरिटीज़ रही हैं। जैसे मेरे पिछले शो के पैसे नहीं मिले, उसको भी उसके शो के पैसे नहीं मिले। बिल्कुल, हम इस बारे में बहुत सारी बातें करने वाले हैं। और हम दोनों की मतलब बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ रही हैं लाइफ में। और ऑफ कोर्स मैं शिजान के लिए इसलिए स्टैंड लिया कि उसके बारे में कुछ ऐसी बातें बोली जा रही थी कि जो कि बेबुनियाद थी। वो कभी किसी लड़की पे हाथ नहीं उठा सकता, जितना मैं उसको जानता हूँ। वो कभी गाली गलौज नहीं कर सकता, जो कि हम सब जानते हैं। और जो भी उससे करीब है वो सब लोग ये बातें को जानते हैं। और वो मतलब ऐसा वियर्ड है, या वो रिएक्ट कर रहा है, या वो ड्रग्स ले रहा है, मतलब ये सब चीज़ें आप किसी पे इतनी छिटाकसी कर दोगे जस्ट बिकॉज कि आपको उसको नीचा दिखाना है, तो आप अपने ईमान धर्म से तो वैसे ही डोल गए। और इस चीज़ों को कोई स्टैंड नहीं ले रहा था, क्योंकि सब डर रहे थे कि एक बहुत बड़ा केस बन गया, किसी की जान चली गई है। और उसके बाद वो बंदा बिहाइंड बार्स है, जेल में, जो कि वो अपनी लाइफ का सबसे बड़ा उसका मतलब अभी तक का सबसे पसंदीदा कैरेक्टर था, अली बाबा जी। वो निभा रहा था। वो कहते हैं ना आइकॉनिक कैरेक्टर था, उसके लिए वही था वो शो था। और वो बहुत खुश था इस शो से, बहुत ज़्यादा। और अगर ये शो चल रहा होता तो शायद हम फिर से एक चैनल के लिए फिर से साथ में काम करते थे और सेम प्रोडक्शन के लिए करते। क्योंकि उसी सेम प्रोडक्शन से मुझे कॉल आया था एक नए शो के लिए, तो बट वो हो नहीं पाया क्योंकि उसी दिन ये सब चीज़ें हो गई, तो प्रोडक्शन हाउस में ही थोड़ा ताला लग गया। उसके बाद उन्होंने कुछ किया नहीं, उस सारे प्रोजेक्ट्स को होल्ड कर दिया था। तो जब मैं उससे मिला था और उस चीज़ पे जिस दिन ये घटना घटित हुई, मैं वहीं था जी। मैं उसके साथ था पुलिस स्टेशन। तो मैं इतना तो कह सकता हूँ, और आज भी कहता हूँ, इस बात पे आज भी स्टैंड लेता हूँ, उस बंदे पे बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए गए। और जिस तरीके से उसने चुप रह के उन चीज़ों को फेस किया है, ये शायद हर किसी के बस की बात नहीं होती। और आता जाता हर एक बंदा उसके लिए अगेंस्ट बोल रहा था, जस्ट बिकॉज कि किसी की जान चली गई है। किसी की जान किस सिनेरियो में गई है, किस परिस्थितियों में गई है, वो उसी को पता होगी। मगर जो इंसान जिंदा है, जो इस दुनिया में, आप उसको इस तरीके से मजबूर मत कर दो कि वो भी अपनी जान ले ले। तो ये बहुत बड़े। और फिर अगर वो उसको कुछ हो जाता तो फिर बाद में आप किसको माफ़ करते? सही बात। किसको माफ़ करते? तो यार कोई उसके लिए बोल नहीं रहा था। तो मुझे ये बात देख के बहुत बुरा लगा था कि यार नहीं, मेरा तो दोस्त है, मैं तो बोलूँगा। मुझे बहुत लोगों ने मना किया, तू पागल हो गया है, तू क्यों कर रहा है, तू मत कर ये सब, तेरा भी करियर है, तू भी एक एक्टर है, लोग तुझे काम नहीं देंगे।
वो ऑलरेडी इन चीज़ों में फंस गया है। अगर तू बोलेगा तो लोग तेरे से दूर भागेंगे, तुझे काम नहीं मिलेगा, ट्रस्ट मी इट विल बी नेगेटिव पब्लिसिटी है वो। मैंने कहा डजंट मैटर, आई स्टैंड फॉर द ट्रुथ। एंड सच ये है कि वो सही है, जो आप उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो वो इल्ज़ाम गलत है। तो मैं इस बात से डरा नहीं। बहुत डेथ थ्रेट्स आए मेरे को, बहुत ही गंदी गंदी बातें बोली गई मेरी सिस्टर के लिए, मेरी मम्मी के लिए, मेरे परिवार के लोगों के लिए। मुझे धमकी दी गई कि तुझे जान से मार देंगे। बीइंग अ हिंदू गाय, बीइंग अ ब्राह्मण बॉय, यू डूइंग दिस, यू फेवरिंग अ मुस्लिम गाय। मैं कहा दोस्ती है ये, दोस्ती में कोई जात पात नहीं होता, ठीक है। और हमने दोस्ती निभाई है, उसने मेरे साथ दोस्ती निभाई, मैंने उसके साथ दोस्ती निभाई, और उसी के लिए ना आज मैं खड़ा हूँ, अपनी दोस्ती की खातिर खड़ा हूँ। दुनिया कुछ भी बोले, मैंने उसको देखा है, मैंने उसके साथ वक्त बिताया है, तो मैं जानता हूँ कोई बोले ना बोले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और जिसको जो करना है आप सामने आके करो ना यार। पीठ पीछे तो सब बोलते हैं, पीठ पीछे तो आज राजा को भी गाली दी जाती है, आज हमारे प्रधानमंत्री को भी लोग गाली देते हैं, भगवान को गाली देते हैं, प्रधानमंत्री को गाली दी जाती है। बट उससे क्या होता है? मैं आपसे एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ है। 140 करोड़ में से ना 50 करोड़ लोग कहते हैं महात्मा गांधी बहुत अच्छे थे, और 50 करोड़ लोग ये कहते हैं महात्मा गांधी बहुत बुरे थे क्योंकि उन्होंने बंटवारा करे। मगर बाकी के जो 40 करोड़ लोग बचे, उनको फर्क नहीं पड़ता कि महात्मा गांधी अच्छे थे या बुरे थे। बट एट द एंड ऑफ द डे नोट के ऊपर फोटो किसकी? महात्मा गांधी। और सब उसी के लिए कमा रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं। बिल्कुल। तो बात खत्म हो जाती है। गाली सबको पड़ती है, गाली मुझे दे रहे हो तो दे लो यार, उसको दे रहे हो तो दे लो, मगर सच तो सच ही रहेगा ना, वो बदल थोड़ा ना जाएगा। सच को आप कुछ टाइम के लिए दबा सकते हो, मगर आप उसको हमेशा के लिए छुपा नहीं सकते। तो यही बात है, तो मैंने स्टैंड लिया। आई एम श्योर शिजान ने आपको एक जादू की झप्पी दी होगी आने के बाद। अरे बहुत झप्पियाँ ली हम लोगों ने एक दूसरे की, हम लोगों ने साथ में बहुत अच्छे सेशन, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है बहुत। अच्छा ये बताइए, आप भी कंट्रोवर्सी से बच नहीं पाए? लास्ट ईयर आपके ऊपर भी कुछ एलिगेशंस लगे थे। बिल्कुल लगे हैं। क्या तो मैंने कहा ना, मेरा और शिजान का एक ऐसा लगता है कि पैरेलल ट्रैक चलता ही रहता है हर वक्त। तो ये एग्जैक्टली क्या था? एंड आई थिंक खत्म भी हो गया। एक्चुअली क्या है कि मेरे खिलाफ आप सबूत नहीं है, ठीक है। आप कोई रैंडम आके आपके ऊपर एलिगेशंस लगा देता है, ये तो हमारी सरकार है। अब सरकार को इसके लिए एक्शंस लेने चाहिए कि आप कोई भी आके आपके ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगा दे और आप उसको ज़िंदगी भर प्रूव करते रह जाओ कि नहीं आप सही थे। तो बट इनफैक्ट जब ये आप पे इल्ज़ाम लगते हैं ना, उसी टाइम पे ये चीज़ क्यों नहीं होती कि पहले छानबीन होगी, उसके बाद ये चीज़ों को हम बोल पाएंगे। बट आप सीधा किसी को एक्यूज़ बना देते हो, आप क्रिमिनल बना देते हो कि चलो ठीक है, कंप्लेनेंट ये है, एक्यूज ये है। नहीं, इस चीज़ को बदलना चाहिए और हमारी सोच बदलनी चाहिए कि जैसे आप किसी के बच्चे हो तो मैं भी किसी का बच्चा हूँ, मेरे भी माँ बाप है, मेरे माँ बाप पे क्या बीती होगी। मेरे माँ बाप के बारे में आपने नहीं सोचा, आपने अपने बारे में सोच लिया बिकॉज आप इमोशनली हर्ट हो गए। आप इमोशनली क्यों हर्ट हुए? क्योंकि आपका ईगो हर्ट हुआ। ईगो हर्ट करने वाले आपने काम क्यों किए? आपको नहीं करना चाहिए था। व्हेन यू नो दिस पर्सन इज दिस एंड दिस, व्हाई यू पोकिंग हिम? यू शुड नॉट। व्हेन ही इज स्टॉपिंग यू राइट देयर, एक हम किस सबका ना एक स्पेस होता है, उस स्पेस में आप किसको एंट्री देना चाहते हो, किसको नहीं देना चाहते हो, ये बहुत बड़ा मैटर है जी। ठीक है। और आपका सुकून कहाँ पे है उस चीज़ को आप ही समझ सकते हो ना। अगर आपको लगता है कि यार मैं इस ऑर्बिट में हूँ और मैं यहाँ तक के स्पेस में इस इंसान को एंट्री दे सकता हूँ और यहाँ पे आने के बाद बस हो गया भाई, तुम इससे आगे नहीं आ सकते मेरी ज़िंदगी में, तो आई शुड कॉल इट अ स्टॉप एंड यू शुड स्टॉप, यू शुड रिस्पेक्ट दैट। आपने उस चीज़ को रिस्पेक्ट ही नहीं करी, आप उसको इन्वेट करते ही चले जाओगे, तो कब तक इंसान बर्दाश्त करेगा? एक मोमेंट तो आएगा ना, एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा जब आपको बोलेगा अरे बस भाई बहुत हो गया तेरा, दैट्स इट, नाउ यू शुड स्टॉप। और जब आपको बोल दिया गया तो आपका ईगो हर्ट हो गया, बस उस चीज़ को मैं झेल रहा हूँ। आपने एक्शन नहीं लिया फिर? देखो, हमेशा ना बोल के अपनी बात जता के ना इंसान सच नहीं होता, कभी कभी चीज़ें चुप रह के भी होती हैं, ठीक है। आज अगर मैं बोल जाता, सब कुछ बोल जाता, तो इस बात की टीआरपी उनको मिल जाती। और उन्होंने बहुत कोशिश करी बिग बॉस में जाने की, ये सब करने की बहुत कोशिश करी। अगर मैं बोल देता तो आपको टीआरपी मिल जाती और आप उससे लाइमलाइट में आ जाएंगे। जो आप 9 सालों से यहाँ काम कर रहे हो और आप अज्ञातवास में जी रहे हो, आपको कोई नहीं जानता, आप समझ रहे हो? आप 9 सालों से यहाँ काम कर रहे हो, आपका अभी तक अज्ञातवास चल रहा है। आपने 1 डे 2 डे कैरेक्टर या एक कैमियो या छोटे छोटे काम करके आप अपनी पहचान आज तक इंडस्ट्री में नहीं बना पाए, मगर आज इस चीज़ से आपको बहुत सारे लोग जान रहे हैं।
और अगर मैं इस चीज़ को और हवा दे देता तो आप तो सक्सेस हो जाए, आपको तो सक्सेस मिल जाती, तो मैं क्यों दूं? और जब मैं सही हूं और मुझे पता है तो मैं आपको तो और बिल्कुल भी नहीं दूंगा ना वो चीज़ परोस के। जी। तो बस मैंने वही सोचा और वही कर रहा हूँ। अच्छा, आपको ये लगता है कि ये बिग बॉस जो रियलिटी शो है, जी, इसमें जाने के लिए भी बहुत सारे ड्रामे क्रिएट किए जाते हैं? बहुत बहुत आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। इसमें जाने के लिए बहुत सारे नहीं, इनफैक्ट लोग अपने लीग से बाहर, अपनी चादर से ज़्यादा बाहर पैर फैलाते हैं और मतलब उस हद तक चले जाते हैं जहाँ पे आप नीच कहलाओगे, आप बहुत छोटा महसूस करोगे, अपने आप में भी करोगे और दुनिया के सामने भी आप छोटे ही रह जाओगे। तो लोग करते हैं ये काम, मैंने देखा है, मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है इन चीज़ों को होते हुए। लोग मतलब उस लेवल तक गिर जाते हैं कि नहीं यार मुझे करना ही करना है इसको, मुझे बिग बॉस में, तो उसके लिए वो कोई भी कंट्रोवर्सी कर सकते हैं, कोई भी। मतलब मैं कह तो रहा हूँ अपना लेवल इतना गिरा लेते हैं वो इंसान, अपनी इंसानियत से इतना गिर जाता है कि उस चीज़ का एहसास पता नहीं उसे होता है कि नहीं होता है, मगर इंसान हैं हम और हम अनाज खाते हैं, हमारी थोड़ी बुद्धि तो है जो हम लोग सबको पता चल जाता है, आपको पता चलता है, हमें पता चलता है, ऐसे बहुत सारे लोगों को पता चलता है। आप कब तक अंधे रहोगे बन के, कब तक गूंगे बहरे बन के रहोगे? आप जाएंगे बिग बॉस में? मौका मिलेगा तो ज़रूर जाऊंगा, बट आई विल लव टू ज्वाइन खतरों के खिलाड़ी बिकॉज आई लव डूइंग एडवेंचर थिंग्स एंड स्पोर्ट्स एंड ऑल। आई एम वेरी वेरी स्पोर्टी पर्सन। तो ये हमारा भाई शेजान भी गया था, तो वो करने में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। बट ठीक है, अगर कभी मौका मिलता है बिग बॉस के लिए तो उसके लिए भी ना नहीं है। शिजान को भेजे बिग बॉस में? खतरों के खिलाड़ी करके आया है, अभी उसको थोड़ा सा ब्रेक लेना था, उसके बाद उसने काम किया, अब कर रहा है उसको, अब बाकी चीज़ों की तैयारी कर रहा है। तो ऑफ कोर्स उसको अगर मन होगा और मौका मिलेगा तो वो जाए ना जाए, वो उसकी पसंद है।